नमस्कार, जनतंत्र टीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। और जिस तरीके से आप सभी को पता है कि दिल्ली बोले हमारी खास पेशकश में हम जनता के बीच पहुंचते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम वादे चुनावी दौर में उनसे किए जाते हैं क्या वो पूरे भी किए जाते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले बनकर वो रह जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं महरौली विधानसभा के वसंत कुंज वार्ड में। तमाम जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ जनता भी हमारे साथ इस वक्त है। तो वक्त गवाए बिना सीधा जनता का ही रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम वादे उनसे किए गए थे क्या वो वादे पूरे हुए। सबसे पहले मैम, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति चांदना है। मैम, तमाम वादे यहाँ पर किए जाते हैं चुनावी दौर में और तमाम चीज़ें बताई जाती हैं कि जनता के लिए ये सब किया जाएगा, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका लुभावने वादे यहाँ पर कहा जा सकता है कि प्रतिनिधियों की तरफ से किए जाते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या वो वादे पूरे किए गए हैं? दिखते तो नहीं है कि ऐसे कोई वादे पूरे किए जाते हैं। कहे तो बहुत सारी बातें जाती हैं जिनमें से आधी बातें तो होती ही नहीं हैं, किताबी रह जाती हैं कुछ चीज़ें और कुछ हवा में उड़ जाती हैं। जो किताबों में होती हैं उनमें से भी आधे ही काम होते हैं, जहाँ तक मैं अपने वसंत कुंज में देख रही हूँ, और बाकी बातें तो हवा में ही रहती हैं। समस्याओं की अगर हम बात करें तो क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं जिनका आप समाधान चाहती हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। तीनों पार्टी के नुमाइंदा खड़े हैं यहाँ पर। अगर हम उनसे पूछा जाए तो मैं मैडम से ही पूछना चाहती हूँ कि इनकी सरकार ने 2 बार सरकार आ चुकी है। इनकी सरकार ने आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे केजरीवाल सरकार ने। जैसे कि एक छोटा सा एक क्वेश्चन है मैम आपसे मेरा कि आपको पता है बेरोज़गारी कितनी बढ़ती जा रही है। आपकी सरकार ने वादा किया था कि हम जो टीचर्स हैं उनको पक्का कर देंगे, ठीक है, और जो बसों के कंडक्टर्स हैं आपने सेवा तो आपने फ्री कर दी, सब महिलाओं को आने जाने की सेवा फ्री कर दी, पर जो आपके कंडक्टर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं उनको आप कब पक्का करेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है कि वादे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे, तो वो वादे उनके कहाँ चले गए? उसका जवाब मैं आपसे मांगती हूँ। चलिए, तो जनप्रतिनिधियों से भी जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ ओमवती जी, जो कि पूर्व पार्षद है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है। रोशनी चमोली जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज महलावत जो कि क्षेत्रीय पार्षद हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। और अशोक बरमानी जी जो कि RWA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त बने। तो सबसे पहले रोशनी चमोली जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि सवाल उनसे ही किया गया है। रोशनी जी, आपने सवाल सुना, जवाब? बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी चमोली, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता। 2013 से हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि एक विकल्प के लिए आम जनमानस ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना, हमने अपनी सरकार को चुना। जैसे आपने अभी बोला कि कितने चुनावी ऐसे मुद्दे थे जो पूरे हुए या नहीं हुए, तो जो पहले फेज़ में हम लोगों ने वादे किए थे, अरविंद जी हमारी सरकार ने जो वादे किए थे वो ऑलमोस्ट पूरे हुए। आपकी बात मैं रखना चाहूँगी, जहाँ तक स्कूल टीचर्स की बात है और जहाँ तक हमारे कंडक्टर और ड्राइवर्स की बात है, सबसे पहले स्कूल टीचर्स की बात लेंगे कि दिल्ली सरकार, केंद्र में 3 प्रकार की सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और हमारी MCD की सरकार। तो जैसे आपको भी पता है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट टीचर्स को अब पूरी तरह से वेरीफाई करके और पक्का करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। लेकिन MCD के स्कूल्स के बारे में मैं कहूँगी कि वहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, स्कूल की हालत ऐसी है कि जो नहीं, हम लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक कारण है कि दिल्ली सरकार और MCD की सरकार अगर मिलकर काम करे, अगर दोनों में एक ही सरकार काम करे तो काम जल्दी से होता है। क्षेत्रीय पार्षद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मनोज महलावत जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? आप जिस तरीके से सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जब सवाल खड़े होते हैं तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि हमारी सरकार दिल्ली में है और MCD जो है वो BJP के हाथों में है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, MCD एक अलग बॉडी है और दिल्ली सरकार अलग है। इनका समन्वय होना ज़रूरी है और होना भी चाहिए। हम सारी चीज़ें बाद में अपना दूसरा पहलू ना देखते हुए हमें सबसे पहले क्षेत्र की जनता के कामों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके और उनसे अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करें। जो भी हम पॉलिसियाँ लाएं या जो भी हम अपने क्षेत्र के लिए सुविधाएं लाएं वो हम जनता के हित को ध्यान में रख कर लाएं। और मैं तो कहता हूं हर चीज़ का एक वो हो, जन संग्रह हो, जनता की आवाज़ के हिसाब से ही अगर हम क्षेत्र में कोई भी पॉलिसी लाते हैं वो आए तो क्षेत्र की जनता को उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और हमेशा
क्योंकि क्षेत्र की जनता हमें चुनकर हमें चाहे निगम में भेजे, चाहे दिल्ली विधानसभा में या केंद्र में, तो जो भी सुविधाएं आए, जो भी पॉलिसी आए, वो केंद्र क्षेत्र की जनता को देखकर बनाई जाए। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हम भी इससे अग्री करते हैं, इसीलिए शायद हम ये दिल्ली बोल कार्यक्रम लेकर निकल कर सामने आए हैं, ताकि जनता की जो आवाज़ है वो आपके कानों तक पहुंचे और आपके जो जवाब हैं वो जनता तक पहुंचे। लेकिन जनता ही तो यहाँ पर प्रताड़ित नजर आ रही है। उन्हीं का तो कहना है कि उनको जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके की जो वादे उनसे किए गए थे, वो यहाँ पर पूरे नहीं होते। और जब भी सवाल किया जाता है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर दोष मढ़ती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दोष मढ़ती है। देखिए, जैसा कि अभी आपने जो सवाल किया था कि लीकर एज का जो चल रहा था, उसमें मुझे कहीं लगता है कि कहीं जल्दबाजी में लिया गया फैसला था कि हो सकता है कि रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए किया गया, हो सकता है कुछ और उसके रीजन रहे हों। लेकिन मैं इस विषय पर ना जाकर मैं कहता हूँ कि ये एक अलग विषय है कि शराब की पहले 25 की उम्र थी, अब 21 कर दी। नहीं होना चाहिए था, अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि जब हमारी हर चीज़ की लिमिट है तो उसको हम रोक के रख सकते हैं। इस चीज़ को बढ़ाओ, कई कितने स्टेटों में हम शराब पर बैन लगा रहे हैं और भी काफ़ी लोग उसकी डिमांड करके हमारे यहाँ बैन। एक तरफ इस चीज़ की एज उम्र कम की जा रही है, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उस लेवल पे ना जाके, मैं तो वो काम कर ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो अपने क्षेत्र की समस्याओं से, मेरे क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ी हुई अगर आप मुझसे कोई बात रखते हैं, मेरे से कुछ सवाल करते हैं, तो मैं उसका जवाब आपको बड़ी बेबाकी से दूंगा। चलिए ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। ओमवती जी हैं, पूर्व पार्षद हैं कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, आपने सुना दोनों ही पक्षों को, बीजेपी को भी आपने सुना, आम आदमी पार्टी को भी आपने सुना और जनता को भी आप सुन रही हैं, किस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कहें? जी, सबको नमस्कार। मेरा कहीं ना कहीं जनता ठगी गई है। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि जी हमें केजरीवाल को एमसीडी पैसा नहीं दे रही, एमसीडी केजरीवाल को पैसा नहीं दे रहा। जिस समय प्रधानमंत्री बीजेपी का होता था और हमारी दिल्ली सरकार में हमारी शीला दीक्षित जी थी, अब मैं कहती हूँ पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या काम नहीं किया। लगा के एक छोटे से पौधे से लगा के फ्लाईओवर, मेट्रो स्टेशन, आपके हवाई अड्डे, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की इंसान की स्वास्थ्य पे क्या काम नहीं किया उन्होंने। एक गरीब का बच्चा जो बड़े स्कूलों में जाके मतलब पीछे से भी नहीं निकलने की हिम्मत रखता था, आज 100 बच्चों में 20-25 बच्चे वहाँ EWS के ही पढ़ते हैं। जो अमीर आदमी अच्छे हॉस्पिटल में अपने स्वास्थ्य दवाइयाँ लेते थे, इलाज कराते थे, आज गरीब भी EWS से सारे जाकर इलाज करा रहे। 20-20 लाख का आज इलाज, वो ये देन सिर्फ हमारी कांग्रेस की शीला दीक्षित जी का है। ये तो, और जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, ये तो रिपेयरिंग भी नहीं कर पाए आज तक। उनकी सड़कें, उनके फ्लाईओवर, उनके हॉस्पिटल, उनके स्कूल, ये रिपेयर ही करके दिखा देते, हम उसमें भी तसल्ली कर लेते। चलो कोई मुख्यमंत्री बन के आया जो बड़े बड़े वायदे करता था, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तो ठुल्ला बताता था, इसमें मतलब LG को दलाल बताने वाले, मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान। मैं केजरीवाल साहब को इनके और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, एक IAS अफसर होकर के चलो एक अनाड़ी आदमी नेता बन जाता है तो उसका कहीं माना जाता है कि चलो जी कोई बात नहीं। एक IAS अफसर इस तरह की भाषा बोलता है, वो भी दिल्ली की देश की राजधानी में, ये तो मतलब बड़ी शर्म की बात है। और उन्होंने किया क्या है? उन्होंने एक भी अपना कोई प्रोजेक्ट बता दो जी केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने, कि मैंने कोई नया प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, गरीब आदमी के भाई भ्रूण हत्या ना हो, उस पर शीला दीक्षित जी ने 1 करोड़ 1 लाख का, कि जिस दिन लड़की 12 क्लास पास हो जाएगी हम 1 लाख रुपया देंगे, वो भी ख़त्म कर दिया। जो हमारे डिस्पेंसरियाँ थी वो कई फ्लाईओवर के नीचे छोटी सी केबिन बना दी कि जी मोहल्ला क्लिनिक हो गई। जो शीला दीक्षित जी ने एक बनाया था पूरे वसंत कुंज, पूरी दिल्ली के अंदर भागीदारी योजना, उसमें RWA को फंड दिया जाता था और उसमें बड़े अच्छे से काम होता था। शीला दीक्षित जी ओपन मंच पे आ करके हर RWA से मिलती थी बढ़ चढ़ के। केजरीवाल जी ने सब खत्म कर दिया। जहाँ तक बात मोदी सरकार की है, तो जी मोदी सरकार, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जितने भी क्या नाम है आपके हाईवे जितने, वही फाइल अभी चल रही है, अभी तक वही फाइल चल रही है, नया उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो तमाम प्रोजेक्ट्स कांग्रेस की तरफ से शुरू किए गए थे वही आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी नया यहाँ पर नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अशोक बरमानी जी हमारे साथ RWA से जुड़े हुए हैं, उनका भी पक्ष हम जान लेते हैं। सर, आप सुन रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से तमाम आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं, एक दूसरे पर राजनीति करते हुए भी यहाँ पर प्रतिनिधि नजर आते हैं, आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जनता की बात भी आपने सुनी? मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में बात नहीं करूँगा। दिल्ली जो है राजधानी है, देश की राजधानी, 125 करोड़ का जो देश है,
जिस पे सारी दुनिया की नज़र रहती है। कोई भी काम दिल्ली में होता है या कोई भी बात दिल्ली में उठती है वो सारी दुनिया तक जाती है। ये कोई किसी छोटे मोटे राज्य की राजधानी या कोई शहर नहीं है। तो यहाँ पे जो एक अप्रोच होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि चाहे सरकार कोई है, एमसीडी में कोई है, केंद्र में कोई है, कुछ बेसिक मुद्दों में सहमति होनी चाहिए ताकि जिसकी वजह से दिल्ली का विकास ना रुके। क्योंकि जब तीनों जगह गए, एक को दोष देना, दूसरे को दोष देना, सबसे आसान काम हिंदुस्तान में कुछ है तो दूसरे को दोष देना जो है। तो अगर हम दिल्ली की तरक्की चाहते हैं तो एक यूनिफॉर्म अप्रोच होनी चाहिए, कुछ बेसिक मुद्दों पे सहमति होनी चाहिए, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का निर्माण है, चाहे वो स्कूल का निर्माण है, चाहे बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क की फैसिलिटीज़ हैं। मैं आरडब्ल्यू के पर्सपेक्टिव से बोलूँगा क्योंकि मैं आरडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व हूँ। आरडब्ल्यू को क्या चाहिए? अपने अंदर की सड़कें हैं, उनकी पार्क्स हैं, उनकी मेंटेनेंस है, पानी है, बिजली है, और कुछ उनके जो सीनियर सिटीज़न वगैरह हैं, ये सीनियर सिटीज़न्स की ही ज़्यादा कॉलोनी है, उनके लिए आप क्या सुविधाएं दे सकते हैं। मैं बाहर निकलता हूँ तो इंक्रोचमेंट का क्या हाल है, तो माहौल जो कैसा है वो एक आरडब्ल्यू को कंसर्न करता है। तो इस बारे में जो बात जो मैं करूँगा तो हमें मनोज जी से, जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधित्व हैं, अब जो हमारे यहाँ कई साल से कई पार्किंग नहीं बनी थी, उन्होंने कई पार्किंग लॉट्स बनवाए हमारे यहाँ जो है। हमारे यहाँ लाइटिंग के कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने दी। हालांकि बिजली दिल्ली सरकार देती है, पर उन्होंने हमारे यहाँ बीटन में काफ़ी अच्छा काम किया। हम उनसे बहुत खुश हैं। बिल्कुल और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आपका नाम? शिवानी। शिवानी, यहाँ की अगर हम बात करें, जिस तरीके से इस वार्ड में हम इस वक्त मौजूद हैं, तमाम बातें आपने सुनी, जनप्रतिनिधियों की जवाब भी आपने सुने। आपकी क्या मांग है, किस तरीके की समस्याएं हैं जो आप फेस करती हैं और जिनका समाधान चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन मनोज महिलावत जी से है कि मैं एचबी से बिलोंग करती हूँ, हंटी बस्ती से। वहाँ पे कोई क्लीनिनेस नहीं है, ना लाइटिंग ख़राब हुई है हमारे वहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी आरडब्ल्यूए अंकल ने कहा था कि क्लीनिनेस के बारे में, हमारे यहाँ तो कोई क्लीनिनेस नहीं है। और अगर क्लीनिनेस नहीं है तो फिर मच्छर होते हैं, फिर ना वहाँ पे फॉग किया जाता है, तो हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। तो आप इसका जवाब देंगे? और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से आप तमाम बातें यहाँ पर सुन रहे हैं, लगातार आपने देखा कि जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है। एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए बीजेपी, आम आदमी पार्टी नज़र आती है। जो बेसिक ज़रूरतें होती है एक आम आदमी की, उसको लेकर तमाम वादे यहाँ पर किए जाते हैं और उसके बाद जब चुनावी दौर ख़त्म हो जाता है तो वो वादे यहाँ पर पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए साहिल जी, यहाँ की अगर बात करें तो क्योंकि जो एक रोड है, ये एक अहम रोड है, महरौली से लेकर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला रोड है, तो इंक्रोचमेंट हटा है कहीं ना कहीं पार्षद के द्वारा, क्योंकि एमसीडी के अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं, वो हटी। क्योंकि इस एरिया को मैं काफ़ी दिनों से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि रोजाना इसी क्षेत्र से गुजरना होता है। और जो अगर वार्ड के पार्षद की बात की जाए तो क्षेत्र का जो क्षेत्र है वार्ड के पार्षद का, वहाँ पर काम हुआ है। चाहे कोरोना काल के दौरान का काम है वो देखा, लोगों ने देखा, क्योंकि जब लोग पलायन कर रहे थे तब कोई था, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पार्षद था वो यहाँ पे निकले हुए थे, वो लगातार काम कर रहे थे। साथ ही साथ अगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि की बात किया है, वो भी थे, उन्होंने भी जगह जगह पर जिस तरीके से उनको सहूलियत मिली कराया। लेकिन सबसे पहले जो दायित्व निभाया वो यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद ने निभाया, क्योंकि हम वसंत कुंज में बैठे हैं, तो वसंत कुंज में जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो लोगों को मिल भी रही है। तो यानी कि कुछ लोग यहाँ पर संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पार्षद जी की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से तमाम यहाँ पर काम किए गए हैं, उससे लोग संतुष्ट भी हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से आप यहाँ पर रहते हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो आप तक पहुँच रही हैं, या आप संतुष्ट हैं यहाँ पर या नहीं, या कोई ऐसी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं? देखिए, मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, मेरा तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, और वो हमारे पार्षद जी से और आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं उनसे। दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों पेंशन देती थी, वृद्धा पेंशन। आज के टाइम में वो दोनों चीज़ें ख़त्म है। मनोज जी के ऑफिस में अगर 100 लोग जाते होंगे उसी समस्या को लेकर, तो वो हमारे पास भी लगभग 20 से 30 लोग डेली आते हैं कि हमारी पेंशन का क्या हुआ। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि पेंशन का क्या हुआ। मैं मनोज जी से पूछना चाहूँगा, या कि आपके सदन में क्या हो रहा है पेंशन को लेकर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सदन में, आपके सदन में क्या होता है, वो पेंशन मिलेगी वृद्धाओं को, विकलांगों को, या नहीं? चलिए,
जवाब ले लेते हैं। तमाम सवाल यहाँ पर हैं लोगों के। स्वच्छता एक मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर लोग थोड़े से व्याकुल नजर आए। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि स्वच्छता को लेकर और ज़्यादा काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सर, आपने सुना, लोग संतुष्ट भी हैं महिलावत जी अगर बात की जाए, लेकिन साथ ही साथ कुछ कमियाँ अभी भी बाकी हैं। उसको लेकर किस तरीके का काम यहाँ पर? बिल्कुल। तो मेरा आप सभी क्षेत्र की जनता, हमारी आंटी पूर्व में पार्षद रह चुकी है, मेरे क्षेत्र में साफ़ सफाई का आप एक ओपन कंपटीशन रखवाएं दिल्ली के सभी वार्डों के साथ मिलकर। और मनोज महलावत आपका एक पार्षद है कि चाहे नाला हो चाहे कूड़ा हो, उसमें स्वयं खड़ा होकर सफाई करता है। इसमें सफाई करना हमारा काम है, सफाई हमारा काम है। नहीं हो रही मनोज, सफाई हमारा काम नहीं हो रही हरिजन बस्ती में, बिल्कुल हरिजन बस्ती में नहीं हो रही। मुझे इलाके नहीं जहाँ मैं रहती हूँ, एक करके डीडीए का पार्क है वो मैं साफ करवाता हूँ, डीडीए के पार्क को भी मैं साफ करवाता हूँ। और कभी भी वो कूड़ा भी किन का होता है, वो कूड़ा भी आंटी जी के परिवार का होता है, घर का होता है, और उसको हम साफ करवाते हैं। जी, तो क्या कहना है आपका? मुझे कोई दिक्कत नहीं, रख लें। नहीं, जिस तरीके से आप आरोप लगा रही हैं उसका क्या आधार है? आखिर जब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम यहाँ पर काम किए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि हरिजन बस्ती बहुत छोटी सी है, ठीक है। वहाँ पे जब मैं चुन के आई थी, ऑटो टिप्पर मैंने लगवाया था मेरे टाइम में, और सफाई का मेरा सिस्टम अलग था। मैं 12 बजे तक तो सफाई कर्मचारी अपनी बीट संभालते थे। 12 बजे लंच के बाद मैं खुद खड़ी होकर के और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होकर के सफाई अभियान चलाती थी। चाहे वो झुग्गी क्लस्टर हो, मेरे एरिया में कुसुमपुर पहाड़ी भी आती थी, बेरसराय गांव आता था, मोतीलाल नेहरू कैंप आता था, पूरी जेएनयू आती थी, और बसंत कुंज के 14 पॉकेट आते थे। उस 14 पॉकेट के अंदर मैं खुद खड़ी होकर सफाई कराती थी, 14 पॉकेट के अंदर। सुन लिया यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी। बिल्कुल मैंने सुना है, और मैं क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं मनोज जी, तो ये सफाई कार्यक्रम आपको ही चलाना पड़ेगा, चाहे आप 1 दिन में करें चाहे 10 दिन में करें। लेकिन रही बात झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी की, तो सफाई नहीं होती है, और बी 5 और 6 के सामने भी बहुत गंदा रहता है। कई ऐसे इलाके हैं। रही बात फॉगिंग की, अगर फॉगिंग नहीं हो सकता है कोरोना काल की वजह से, तो नालियों में या उनके घरों में क्लोरोक्विन और किसी की दवाई तो छिड़की जा सकती है। ये काम तो आप कर सकते हैं। फॉगिंग इशू ना बनाकर उसको हम कैसे करें, इस पर हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, पढ़े लिखे हैं, आम जनमानस को इसमें कोई नुकसान ना हो, ये तो आपके द्वारा स्टेप उठाया जाना चाहिए। आपने कब जाके SDMC की स्टैंडिंग कमेटी की मैडम या जो भी आपके चेयरमैन है, कब आके जनता से सीधा संवाद किया कि कहाँ सफाई है या कहाँ नहीं है? आप अपने 4 साल के कार्यकाल में एक दिन भी बता दीजिए। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी बताइए क्या? मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें, एक पानी की नेशनल लेवल पे ही बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है, और ऑलरेडी है कई इलाकों में। आप साउथ वेस्ट दिल्ली का पानी का लेवल देखेंगे काफ़ी गिरा हुआ है। आप भी अगर पानी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स पढ़ते हो, तो हमें पानी को किस तरह से बचाना है, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी तरीके से जो हम पानी को कैसे चैनलाइज करें कि ज़मीन में पानी सॉफ्ट ज़मीन में जाए, उससे पानी का लेवल बढ़े। ये मेरी दिल्ली सरकार से भी बात हुई थी, जो है अपने जो नरेश यादव जी से भी, मनोज जी से भी, दोनों ने बड़ा अच्छा उस पर मुझे सहयोग दिया, रिस्पांस दिया, और हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो लाखों लीटर जो पानी है हर साल जो वेस्ट जाता था, अब वो सॉफ्ट उसमें जा रहा है। उसके साथ आप ट्यूबवेल रिचार्ज करेंगे, तो ऐसे पानी को जो है हमें ये है कि जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ट्यूबवेल वगैरह रिचार्ज हो रहे हैं, उनको यूज़ करने दिया जाए। अभी कई ट्यूबवेल ड्राई हो चुके हैं, बोरिंग का पानी यूज़ करने पे बैन लगा हुआ है कई पर्पजेज़ के लिए। तो उसको ना करके जहाँ लोग अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, और इसी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट में भी ऑफ लेट, हालांकि कानून 2017 में बना था, पर MCD ने अब आखिर में जाके सख्ती दिखाई है और सर्कुलर निकाले, और हमने भी SSIL से भी इंस्पेक्शन कराई। मनोज जी ने टीम भेजी थी कि घर घर, मैं आपको कह सकता हूँ हमारे पॉकेट में 97% लोग गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग दे रहे हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर काम यहाँ पर बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमियाँ यहाँ पर हैं। और एक बार फिर से जनता का हम रुख कर लेते हैं, जल्दी से जनता से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में क्या है, और जिस तरीके की तमाम प्रतिनिधियों की बातें हमने यहाँ पर सुनी हैं। सर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से आपने तमाम बातें यहाँ पर अभी तक की सुन ली, चर्चा आपने पूरी देख ली, छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी काम होना बाकी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सब तरीके के मुद्दे एक आदमी के लिए क्लियर करने पॉसिबल नहीं होते, ये बिल्कुल क्लियर है।
लेकिन जैसे अभी इन बहन जी ने बताया कि इनके हरिजन बस्ती में कह रहे हैं कि साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन किसी भी साफ़ सफाई के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वहीं की जनता होती है कि पहले वो इस तरीके से इनलीगल तरीके से सब जगह कूड़ा फैलाएंगे तो हर जगह मिलेगा कुछ ना कुछ। तो मेरी सिर्फ किसी से भी रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी आदमी को मनोज भाई के ऑफिस में जाना बहुत सबसे ज़्यादा आसान है। मैं अपने लेवल पे बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आसान है। अगर किसी को किसी भी तरीके की परेशानी है तो जब तक बताया नहीं जाएगा तो कोई कैसे काम करेगा, कोई भी आदमी हो चाहे। लोग यहाँ पर संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं काम काजों से, लेकिन उसके साथ साथ एक जो सफाई की समस्या है वो इस वार्ड में निकल कर सामने आई है कि सफाई जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर हर जगह पर नहीं हो पा रही है। मनोज जी, जिस तरीके से लोग संतुष्ट तो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बाकी तमाम चीज़ों से, लेकिन एक सफाई को लेकर बार बार उंगलियाँ उठ रही हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी जगहें अभी भी यहाँ पर चिन्हित हैं जहाँ पर सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही। तो उसको लेकर आगे आने वाले समय में क्या कुछ काम करने वाले? देखिए, मैं फिर एक बार कहूँगा कि जैसे कि जो हमारे भाई ने बताया कि कहीं भी का ऐसा इशू है जहाँ कोई जगह जाने अनजाने में छूट गई तो हमें बताएं, हमें कोई गुरेज नहीं, हमारा काम है सफाई का, हम करेंगे सफाई। आज सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, ये तो रोज का काम है। ये नहीं है कि आज। जी जल्दी से। ओमवती जी ने 4 शौचालय बनवाए थे, उनमें से 1 वर्किंग है, बाकी 3 कहाँ गायब हो गए? वो क्यों नहीं चल रहे? आज 4 शौचालय थे, इनके साथ मैं भी थी उस टाइम पे, मैं RW की प्रेसिडेंट थी। 4 थे, 4 बने थे, 4 का मुहूर्त किया गया था। एक तो बेरसराय गांव के अंदर था पार्क के यहाँ, वो भी नहीं बना क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। एक सिर्फ LIG फ्लैट है, वो सिर्फ तैयार हुआ है। एक ये B7 की जो मार्केट है, एक उसके कोने पे था, और तीसरा इसमें क्या नाम है, यहाँ था ये अपना जो आपने। सर, आप वर्तमान की बात करो, मैं कहता हूँ 22 टॉयलेट हैं मेरे पास, जो थे तो थे। चलिए ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और साफ तौर पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जनता जो है वो कुछ हद तक यहाँ संतुष्ट है। इस वार्ड की अगर हम बात करें तो इस वक्त महरौली विधानसभा के वसंत कुंज वार्ड में हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं प्रतिनिधियों से, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान वो चाहते हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द ये समस्याएं जो हैं उनका समाधान निकलकर सामने आना चाहिए। वहीं जनतंत्र टीवी भी लगातार आपसे अपील कर रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर ज़रूर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही अगर इस वक्त बरती गई तो सभी के लिए ये बेहद ही नुकसानदायक होगा। क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में NCR में अगर हम बात करें तो कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप सभी से पूरी जनतंत्र टीवी की अपील है कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करते रहें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी जितना हो सके उतना पालन आप करें। हम लोग भी यहाँ पर फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, साथ ही साथ तमाम जो मानक हैं उनका ध्यान हम यहाँ पर रखते हैं। तो आपसे भी अपील यही करता है जनतंत्र टीवी कि आप लोग भी कोरोना काल में सतर्क रहें, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही की वजह से जो भयावह नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें जो बढ़ोतरी हो रही है कोरोना के जो मामलों में, उसमें कमी आ सके। तो हम भी यही कोशिश करते हैं, आप भी यही कोशिश कीजिए। फिलहाल दिल्ली बोले के इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। एक और वार्ड में हम रुक करेंगे, जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही। आप लोग बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।